पहला क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं वो TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे वो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते किसे हैं। देखो डेफिनेशन हम वो यहाँ पे लिख चुके हैं, एक बार इसको बताते हैं, आप सभी को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण क्रांति कोण पर पड़ती है तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा भी अधिक बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में ना जाकर पहले माध्यम में ही परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो आपको हम क्लासरूम में भी बताए थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो याद करो बताए थे कि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण क्रांति कोण पर पड़ती है तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा भी अधिक बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में न जाकर पहले माध्यम में परिवर्तन के नियम से वापस लौट जाती है। उसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमको एक इसमें नोट बताए थे कि हम जानते हैं कि याद करो हम जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट का 100% रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान देंगे सब लोग, एक नोट लिखवाए थे, नोट बताओगे, नोट याद करो, एक नोट लिखवाए थे तो लोग को। नोट नंबर 1 कि इस घटना में लाइट का 100% रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? ध्यान दो, TIR होने के लिए आवश्यक शर्तें जो हम यहाँ पे जानेंगे कि TIR होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। याद करो बताए थे हम कि TIR होने के लिए आवश्यक 2 शर्तें। पहला शर्त क्या है याद करो, तो पहला शर्त बताया था, याद करो कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए। तो दूसरा इसका शर्तें क्या होता है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। चलो देखो एक बार और दोनों को हम लिख दिए, फिर से बता देते हैं। वो अभी हम लोग जाने वो कि TIR होने के लिए आवश्यक शर्तें बताए। एक बार फाइनली एग्जाम में एक क्वेश्चन कर दिया था वो कि TIR होने के लिए आवश्यक केवल शर्तें बताए, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आपको 2 शर्तें यही बताना है। पहला कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए, और दूसरा होता हुआ कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो दूसरा टॉपिक है हीरा चमकता है क्यों। आपको हम बताए थे वो हीरा चमकता है क्यों, उसका एक बार फिर से हम डेफिनेशन बता रहे हैं। ये भी फाइनली एग्जाम में आने की चांस है 2026 में। तो देखो और डेफिनेशन यहाँ पे लिख चुके हैं कि हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। नहीं, हम आपको बताए थे वह कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण हीरे के किसी फलक पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पड़ता है
तो याद करो हम बताए थे वो डिफिनेशन कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो बताए थे कि सघन माध्यम में बना हुआ वह अपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी एंगल जो है ना 90 डिग्री होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। फिर से देखो देखो आएंगे, जब कोई प्रकाश की किरण हीरे के किसी फलक पर क्रांति कोण से अधिक कोण पर पड़ता है तो उसका TIR हो जाता है। TIR का मतलब बताए थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR हो जाता है जिससे हीरे का सामने वाला फलक चमकता हुआ मालूम पड़ता है। यही कारण है कि हीरा चमकता है। तो एक नोट में इसमें बताए थे, याद करो नोट बताए थे कि हीरे के कुछ खास खास कणों को इस प्रकार काटा जाता है कि पूर्ण परावर्तन पृष्ठों की संख्या अधिक से अधिक हो जाए, जिसे जिसे हीरे काफी अधिक चमकीला हो जाए, उसे त्रासना कहते हैं। हम आपको ना हीरे का फिगर बनाए थे, देखो एक बार फिर यहाँ पे बना देते हैं। ऐसे वो एक हीरे का छोटा सा टुकड़ा दिखाते हैं। अब इसको पूर्ण परावर्तन पृष्ठों की संख्या अधिक से अधिक काटो। अब इस पर जब प्रकाश को डालेंगे ना तो इसके प्रत्येक सतह पर प्रकाश की किरणें आएगी और यहाँ से जो प्रकाश किरणें आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरणें। यानी प्रकाश की किरणें आ रही है आपतित, देखो जब हीरे में प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाएगी तो ये देखो यहाँ पे भी TIR की घटना होगी, यहाँ पे भी TIR की घटना, यहाँ पे ये जैसे जैसे ये प्रकाश की जहां जहां टकराएगी ना वहां वहां पूर्ण परिवर्तन पृष्ठों की संख्या बनती जाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं TIR। तीसरा टॉपिक है सुबह और शाम में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों। देखिए इस क्वेश्चन को ना तीन तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सुबह और शाम में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों, या उगते सूरज और डूबते सूरज का रंग लाल दिखाई देता है क्यों, या करके कभी कभी क्वेश्चन ऐसे को भी कर देता है वो कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों। तो आइए हम बताते हैं, यहाँ पे देखेंगे वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, वो देखेंगे कि हम जानते हैं कि सुबह और शाम में सूर्य का प्रकाश की किरण वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारे आंखों तक पहुंचती है। फिर से सुनेंगे, हम जानते हैं कि सुबह और शाम में सूर्य की प्रकाश की किरण वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिससे सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित अधिकांश रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। आप जानते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश में कुल रंगों की संख्या 7 होती है, जिसमें सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य लाल का होता है। तो वही चीज लिखा है कि अधिकांश रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, परंतु लाल रंग का तरंगधैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अभी बताया वो कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में फिर से यहाँ पे देखो वो कि परंतु लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और लाल रंग बचा रह जाता है, और वही लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है, वही लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है। यही कारण है कि सुबह और शाम में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। वो और एक बार आपको हम क्लास में भी इसको बताए थे कि हम जानते हैं कि सुबह और शाम में सूर्य का प्रकाश की किरण वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसे सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित अधिकांश रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, परंतु लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और वही लाल रंग बचा रह जाता है, और वही लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण सुबह और शाम में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं, आप लोग देखेंगे इसका फिगर, वो फिगर याद करो फिगर बनाए थे कि नीचे के चित्र में अर्थ दिखलाया गया है। ये हो गया अर्थ यानी वो पृथ्वी। तो आपको याद करो बताए थे पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है, इससे रेडियस से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये हो गया इसका रेडियस, रेडियस को किससे सूचित करते हैं आर। वो पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी का मान कितना होता है 9.8। तो इस रंग को एक्सप्लेन करने में रेडियस और ग्रेविटी का कोई ताल्लुकात नहीं है, बस हम जानकारी के लिए बताते हैं कि पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी का मान 9.8 होता है। अब ये हो गया पृथ्वी, देखो पृथ्वी के ऊपर यहाँ कर देते हैं आकाश। अब कह रहा है कि सुबह और शाम, तो एक ईस्ट और एक वेस्ट, इधर वो हम लेते हैं मॉर्निंग यानी सुबह, ये सुबह में इधर सूर्य दिखेगा, इधर वो शाम को,
दो सूर्य को बनाते हैं, एक सुबह और एक शाम। अब जब प्रकाश की किरणें निकलेगी सूर्य की प्रकाश, तो यहाँ से 7 रंग निकलती है, लेकिन 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगधारी किसका होता है? लाल का। 7 रंगों को दिखाएंगे यहाँ पे, हम चाहे तो 7 रंगों को दिखा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। और देखो 7 रंग यहाँ पे जो दिखाए हैं ना, इसको रंगों का नाम आपको बताया था, याद करो, विबग्योर, VIBGYO और R। तो इसमें 7 रंगों का प्रकीर्णन हो गया है, मात्र एक ही रंग जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंची है, और ई प्रकाश की किरणें जब यहाँ से सरफेस से टकराएगी और इस सरफेस से टकराकर हमारी आंखों पर जाकर पड़ेगी। ये याद करो, फिगर बनाए थे क्लासरूम में भी आप लोगों को। अगर ई प्रकाश की किरणें आई और यहाँ से टकराकर वो कहाँ गए? हमारे आंखों तक। अब इस ही रंगों का प्रकीर्णन तो हो गया, बचा कौन? एक रेड, और यही रेड रंग हमारे आंखों तक पहुंचती है। यही कारण है कि सुबह और शाम में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। यहाँ से भी देखेंगे ना, वो तो 7 प्रकाश की किरणें यहाँ पर निकलेगी, 7 रंग, और 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगधारी किसका होता है? लाल का। ये आप फिगर बना लेंगे। देखो ये फिगर ध्यान देंगे, यहाँ से प्रकाश की किरणें, ये भी हो जाएगा VIBGY, और ई ग्रेविटी मिटा देते हैं, यहाँ से इसकी कोई ताल्लुकात नहीं है सतह पर। अब जानते हैं पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी का मान जो होता है, देखो VIBGY और ये हो जाएगा R। और ये रेड रंग जब इस सतह से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? मनुष्य की आंखों में। यही कारण है कि सुबह और शाम में सूर्य का रंग कैसा दिखता है? वो तो लाल। उधर भी देखो सन बना है, ये भी क्या वो? सन, SUN, सन। इधर भी लगा देंगे सन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? ध्यान से सुनेंगे वो। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? अब आंसर जानते हैं, देखो वो लिख चुके हैं कि हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। ध्यान सुनेंगे, हम ये लिखवाएं कि हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण, ध्यान से सुनेंगे, नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिससे नीला रंग आकाश में ही बिखर जाता है। जिससे नीला रंग आकाश में ही बिखर जाता है, यही कारण है कि आकाश का रंग नीला नजर आता है। वो याद करो, हम इसको बताए थे कि हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिस कारण नीला रंग आकाश में ही बिखर जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला नजर आता है। अब इसका हम फिगर देखते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है कैसे, तो बता दिए, और फिगर के माध्यम से भी हम देखते हैं। तो नीचे के चित्र में अर्थ यानी पृथ्वी दिखलाया गया है। देखो ये हो गया पृथ्वी, अब पृथ्वी ये बना लिया आपका, पृथ्वी हो गया ना, अर्थ हो गया। तो इसके ऊपर वायुमंडल यानी आकाश को दिखा रहे हैं, तो ये हो गया आपका आकाश। ध्यान से देखेंगे, वो फिर से एक लाइनिंग खींच दे रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, और एक लाइनिंग थोड़ा डार्क ले लेते हैं। देखो ये कर देते हैं आकाश। अब ये आकाश बना लिया। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये आकाश का रंग नीला नजर आता है क्यों? अब आप ही जानते हो कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। 7 रंगों में से सबसे अधिक अगर देखा जाए तरंगदैर्घ्य तो होता है लाल, और सबसे कम किसका होता है? बैगनी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला नजर आता है क्यों? अब सूर्य के श्वेत प्रकाश से जब प्रकाश की किरणें निकलती है, तो इसमें नीले रंग जो होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन आकाश में ही हो जाता है। यानी यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही है और ये प्रकाश की किरणें आ रही है, जो इसमें नीला रंग जो होता है ना, ये आकाश में बिखर जाता है। यानी यहीं पे आकाश में ये नीला रंग बिखर जाता है, जिसके कारण ये जो आकाश है, ये स्काई, वो इंग्लिश में बोलते हैं इसको SKY, स्काई यानी आकाश।
जिसके कारण आकाश जो है ना वो एक कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है। क्वेश्चन यही था वो कि आकाश का रंग नीला नजर आता है क्यों। अब देखो यहाँ पे हम चाहे तो एक व्यक्ति को भी बना सकते हैं, देखने के लिए क्या चाहिए, वो व्यक्ति। देखो नीचे के चित्र में एवं पृथ्वी की सतह पर हम एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। ये व्यक्ति हो गया और ये व्यक्ति यहां से वो आकाश की तरफ देख रहा है। जब ये आकाश की तरफ देखा ना हुआ तो इसको ये आकाश जो है ये नजर कैसा आया, नीला। किसके कारण, तो अभी आपको हम आंसर बताएं कि हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीले रंग का तरंगधैर्य, इसमें जो नीला रंग है ना वो इसका तरंगधैर्य, नीला रंग का तरंगधैर्य यानी वो वेवलेंथ क्या होता है, वो कम होता है। वेवलेंथ क्या होता है, कम, जिस कारण इसका प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग कैसा दिखता है, वो तो नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिप्टिकल एंगल। क्रिप्टिकल एंगल को हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं। याद करो क्रांतिक कोण को किससे सूचित करते हैं, जो लोग क्लास में पढ़ चुके हैं ना उनको मालूम होगा, क्रांतिक कोण को हम लोग आई सी से सूचित करते हैं, यानी बोर्ड पे लिख चुके हैं क्रिप्टिकल एंगल संकेत होता आई सी, हिंदी में क्या बोलते हो, क्रांतिक कोण। आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। ये देखो देखिए वो कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। याद करो सघन माध्यम और विरल माध्यम का भी डिफिनेशन आप लोग को बताए थे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं। चलो फिर से देखते हैं। देखो कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी ना तो अभिलंब से क्या हटती है, दूर हटती है, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब कर क्या होती है, मुड़ जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। अब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। या इसी का एक और डिफिनेशन बताए थे कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, देखो जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसी क्रांतिक कोण कहते हैं। वो देखो यहाँ पे हम लोग एक बार क्लास में भी पढ़ चुके थे और एक इस क्वेश्चन को हम आपको रिपीट करा रहे हैं क्योंकि ये फाइनली 2026 के जो फाइनली एग्जाम होगा ना उसमें क्वेश्चन आने की चांस है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा भी है और देखते हैं एक बार फिर से। हम बताएगा कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। या एक डिफिनेशन और बताए थे कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे संकेत भी बताए थे कि इसे आईसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हो, तो आई सी से डिनोट करते हैं। चलो ना इसका फिगर देखते हैं वो कि क्रांतिक कोण का निर्माण आखिर होता कैसे। और वो देखते हैं यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से। देखेंगे देखो नीचे के चित्र में एक कांच का सरफेस दिखलाया गया है। अगर ये हो गया कांच का एक सरफेस यानी एक टुकड़ा ले लेते हैं। कांच के अंदर एक वो होता है इसमें सघन माध्यम और एक क्या होता है, विरल माध्यम। अंदर वाले को बोलेंगे सघन माध्यम, बाहर वाले क्या देगा, विरल माध्यम। देखो डिफिनेशन स्पष्ट करें कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। यह पहला डिफिनेशन याद करो कि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। याद करो जो प्रकाश की किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से। देखो ये आपतन कोण यहाँ पे बना। अब देखो ये सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। कह कि यहाँ पे ध्यान देगा कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, देखो आपतन कोण का मान बढ़ा अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक खास आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री का, 90 डिग्री। देखो ये यहाँ पे जब एंगल 90 डिग्री का बनाएगा तो ये जो एंगल का निर्माण उसके कारण जो इस सघन माध्यम में कोण बना उसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। और इस क्रांतिक कोण को किससे सूचित करते हो, आई सी से।
ध्यान देंगे ये फिगर आपको याद रखना है कि जब आपतन कोण का मान, यहाँ पे देखो आपतन कोण का मान ऐसे बनाए ताकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दे, तो वैसे एंगल को ही हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। चलो वो देखते हैं आगे, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आईसी। इसका हिंदी होता है कि अपवर्तन और क्रांतिक कोण के बीच संबंध स्थापित करें। आइए हम एक रिलेशन दिखलाते हैं। वो आपको देखो नीचे की चित्र में एक कांच का सरफेस दिखलाया गया है जिसका अपवर्तनांक μ1 बराबर म्यू है। μ1 बराबर क्या हुआ, म्यू। इसका अपवर्तनांक मानते हैं μ1 बराबर कितना हुआ तो म्यू। अब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की है। सघन माध्यम से किसमें प्रवेश की, वो विरल माध्यम में। और ये जब विरल माध्यम में प्रवेश किए ना तो यहाँ पे क्रांतिक कोण का निर्माण हो, यानी क्रांतिक कोण का निर्माण कब होता है, याद करो डिफिनेशन कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री हो, उसी क्रांतिक कोण कहते हैं। अच्छा वो आप जानते हैं हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1। ये देखो ये सघन माध्यम है, ये है विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम को मान ले μ1 बराबर म्यू, तो बताओ μ2 बराबर क्या हो जाएगा, बात तो μ2 बराबर हो जाएगा 1। निर्वात का अपवर्तनांक यानी हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, वो तो 1 होता है। अब कह रहा है कि म्यू एंड आईसी में संबंध बताए कि इसका रिलेशन क्या होता है। तो याद करो हम आपको स्नेल्स का नियम पढ़ा दे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। याद करो स्नेल्स लॉ क्या होता है, और स्नेल्स लॉ हम आपको बताए थे। याद करो क्या होता है, म्यू1 साइन आई, आई क्या हो आपतन कोण बराबर μ2 साइन आर। देखो μ1 का मान कितना है, हम μ1 बराबर माने म्यू, तो इस μ1 के बदले हम रख देंगे क्या हो तो म्यू साइन आई, आई यानी आपतन कोण, देखो आपतन कोण यानी क्रांतिक कोण, आई का मान दिया आई सी, यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा साइन आई सी, बट पर दे देंगे सब लोग। अब म्यू टू का मान देखो कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू साइन आर, अपवर्तन कोण का मान कितना हुआ 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। आप जानते हो कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। रखो तो वो यहाँ पे रहेगा म्यू इंटू साइन आई सी बराबर 1 इंटू 1, साइन 90 का मान कितना होगा 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई सी बराबर क्या हो जाएगा 1। आपको रिलेशन दिखलाना है म्यू एंड आई सी में, किसी एक को बट्टा कर दो, किसी एक को यानी म्यू बराबर कर देते हैं, यानी म्यू बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन आई सी, साइन आई सी। देखो आपको एक रिलेशन मिल गया कि म्यू बराबर कर दो 1 बाई साइन आई सी, या आप ये भी जानते हैं कि 1 बाई साइन आई सी बराबर 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, लेकिन फंक्शन का काम थीटा का कौन कर रहा है आई सी, यानी आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू बराबर होता है कॉसेक आई सी। देखो आपको रिलेशन निकल गया कि म्यू एंड आई सी में क्या संबंध है, तो स्पष्ट दिख रहा है, बोल देंगे म्यू बराबर 1 बाई साइन आई सी या म्यू बराबर कॉसेक आई सी। ये था आपका रिलेशन किस में, तो म्यू एंड आई सी में।